उम्मीद की आग हमेशा जलती रहती है, हमेशा लगातार। कैंसर वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। ट्यूमर कैंसरस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो घातक ट्यूमर है ये कैंसरस होता है। त्वचा का कैंसर या स्किन कैंसर एक बहुत कॉमन तरीके का कैंसर है जो लोगों में पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगी जो एक कविता जो एमिली डिकिंसन द्वारा लिखी गई है उससे है। इस कविता का नाम है उम्मीद। उम्मीद के पंख होते हैं और ये उम्मीद हम सब की आत्मा में बैठी हुई है और ये उम्मीद जो हमारी रूह में बसती है वो अपना गाना गाती ही रहती है। चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानियां आ जाए या चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये उम्मीद अपना गाना बस गाती ही रहती है। उम्मीद के पंख होते हैं। ये पंक्तियां उन सब बहादुर दिल लोगों के लिए थी जो या तो सीधे रूप से कैंसर से प्रभावित हुए हैं या फिर जिनके प्रियजन कैंसर से प्रभावित हैं, और उन सब लोगों के लिए भी जो अपनी जिंदगी में एक मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। आशा करती हूँ कि उम्मीद की ये जादूगरी मुझसे आप सब तक पहुंचे और हम सब ये याद रखें कि ये उम्मीद नाम की चिड़िया जो हम सब के अंदर बैठी रहती है वो बहुत तूफानों में भले ही कुछ समय के लिए शांत जरूर हो जाए लेकिन कभी बुझती नहीं। उम्मीद की आग हमेशा जलती रहती है, हमेशा लगातार। अब तक आप सब ये समझ ही चुके होंगे कि आज का हमारा विषय है कैंसर। कैंसर वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है और WHO के अनुसार 2018 में अनुमानित 9.6 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार है। एक व्यक्ति का कैंसर का खतरा कई अलग अलग चीजों पर निर्भर करता है। इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे वश में नहीं होती, जैसे कि हमारी उम्र या हमारी जीन्स जो हमें हमारे माता पिता से मिलती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कैंसर के ऐसे भी केसेस होते हैं जिनको हम रोक सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जागरूकता और शिक्षा बढ़ाकर कि ऐसे कैंसर के केसेस जिनको हम रोक सकते हैं उनको कैसे रोक सकते हैं, क्या तरीके अपना सकते हैं ताकि इन कैंसर को जो हम रोक सकते हैं, इन मौतों को रोकने में हम सहायता प्रदान करें। हमारे इस वीडियो का यही लक्ष्य है। सबसे पहले समझते हैं कि कैंसर असल में है क्या। अब आप ये समझिए कि हमारा जो शरीर है वो कई कोशिकाओं से यानी कि सेल्स से बना होता है। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये किससे बनी होती हैं? तो हमारी कोशिकाओं में बहुत सारे जीन्स होते हैं, यानी हमारे सेल्स में बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो जीन्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर या कोशिकाओं में, वो सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। अब जब ये जीन्स सही तरीके से काम करते हैं तो होता ये है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में क्या होता है कि जो पुराने सेल्स हैं वो मरते हैं और नए कोशिकाओं का जन्म होता है। इसको कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। लेकिन जब हमारे जीन्स जो है वो प्रभावित हो जाते हैं और सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं तो वो हमारी जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो मरना बंद कर देती हैं, लेकिन साथ में नई कोशिकाएं बनती जाती हैं। तो वो जो एक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो पुरानी कोशिकाओं के मरने का और नई कोशिकाओं के बनने का। और होता ये है कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो बनती ही जाती हैं, बनती ही जाती हैं, और इस तरह से एक गड्ढा बन जाता है उस जगह पे जिसको कि ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा कैंसरस हो, वो ट्यूमर कैंसरस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बारे में हम आगे और बातें करेंगे। तो जब भी हम ट्यूमर ये नाम सुनते हैं तो ज्यादातर हमको ये लगता है या ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ट्यूमर और कैंसर एक ही चीज है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए, ट्यूमर जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं ट्यूमर्स। सबसे पहला होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर जिसको कि घातक ट्यूमर कहते हैं, और दूसरा होता है बिनाइन ट्यूमर जिसको कि सौम्य ट्यूमर कहते हैं। तो अब ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो घातक ट्यूमर है, ये कैंसरस होता है, लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर है, जो कि सौम्य ट्यूमर है, ये कैंसरस नहीं होता है। अब देखते हैं क्यों ऐसा होता है। तो जो मेलिग्नेंट या घातक ट्यूमर है उसमें क्या क्षमता होती है कि वो खुद को तोड़कर हमारे ब्लड वेसल्स को यूज करके हमारे शरीर के दूसरे हिस्सों को भी आक्रमित कर सकता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी को ट्यूमर हुआ, किसी को कैंसर हुआ ब्रेस्ट में, तो अब ये मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है, घातक ट्यूमर, ये खुद को तोड़कर हमारे ब्लड वेसल को यूज करके मान लीजिए ये लंग में जाकर इसने लंग को पे आक्रमण कर दिया।
तो ये कैंसरस है क्योंकि इसमें ये क्षमता है कि ये शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए। लेकिन जो सौम्य ट्यूमर होता है, जिसको कि बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, ये कैंसरस नहीं होते, क्योंकि ये बड़े जरूर हो सकते हैं लेकिन इनमें ये क्षमता नहीं होती कि ये खुद को तोड़कर और हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को भी आक्रमित कर दे। ये क्षमता इन बिनाइन ट्यूमर्स में नहीं होती। इसके साथ साथ बिनाइन ट्यूमर में एक बार जब ट्रीटमेंट हो जाती है तो उसके बाद इसके वापस आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ये दोबारा से इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये भी है जो मेलिग्नेंट ट्यूमर को बहुत खतरनाक बनाता है, इसीलिए इसको घातक ट्यूमर कहते हैं, जबकि बिनाइन ट्यूमर जो है वो सौम्य ट्यूमर है। अब कैंसर कोशिकाओं और सामान्य कोशिकाओं के बीच में क्या अंतर है? तो कैंसर कोशिकाएं या कैंसर सेल्स और जो सामान्य कोशिकाएं हैं या नॉर्मल सेल्स, हेल्दी सेल्स जो हमारे शरीर के हैं, उनके बीच में बहुत तरह के अंतर होते हैं जो कैंसर सेल्स को बहुत आक्रामक बना देते हैं। अब ये अंतर क्या होते हैं? तो जो नॉर्मल या हेल्दी सेल्स हैं, हेल्दी जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की, इनको शरीर ने बहुत स्पेसिफिक काम दिया हुआ है कि ये सेल्स का ये काम है। लेकिन जो कैंसर सेल्स हैं, इनको कोई काम नहीं होता, इनका कोई गोल ही नहीं है हमारे शरीर में। तो इनका बस ये एम है कि इनको खुद को बस बढ़ाते जाना है, बस ये बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं। और ये हमारे शरीर जो सिग्नल देता है कि अब तुम्हारे मरने का समय है क्योंकि तुम्हारा काम हो गया है और नए सेल्स के बनने का समय है, उन सिग्नल्स को भी पूरी तरह से ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ये इग्नोर कर देते हैं। तो ये बस बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है या जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो क्यों नहीं रोक पाती है कैंसर सेल्स को बनने से, या वो क्यों नहीं हमारे शरीर की रक्षा कर पाती है? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैंसर सेल्स में ये क्षमता होती है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली से छिप कर बैठ जाते हैं, उनमें छिपने की क्षमता होती है और हमारे इम्यून सेल्स जो हैं वो उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, ये देख ही नहीं पाते कि वो कहाँ पे हैं। अब जब इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं होगा कि कोई कैंसर सेल है भी हमारे शरीर में, तो वो क्या रक्षा करेगी? तो ये कैंसर सेल्स में इतनी क्षमता होती है कि ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से छुप कर बैठ जाएं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ भी ना कर पाए, और ये बस बढ़ते ही जाते हैं और बढ़ते बढ़ते ये गांठ बना देते हैं जो कि कैंसरस होती है और जिसमें ये भी क्षमता होती है कि वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जाकर भी आक्रमण कर देती है। अब ये भी जान लीजिए कि ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ये इतने चालाक होते हैं कि जो आसपास की हेल्दी सेल्स होते हैं या जो सामान्य कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, उनको ये प्रेरित करते हैं कि ये जो सामान्य कोशिकाएं या हेल्दी सेल्स हैं ये इन कैंसर सेल्स के लिए ब्लड वेसल्स बनाएं। अब इन ब्लड वेसल्स से क्या होता है? ये हेल्दी सेल्स जो ब्लड वेसल्स बनाते हैं, इन ब्लड वेसल्स को इस्तेमाल करके कैंसर सेल्स को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो आप सोचिए कि ये कैंसर सेल्स कितने चालाक हैं कि हमारे शरीर के, और कितने खतरनाक भी हैं कि हमारे शरीर के जो हेल्दी सेल्स हैं या जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि ये बढ़ते ही जाएं, इनको ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलता रहे और ये बढ़ते ही जाएं। तो आप सोचिए कि ये कितने आक्रामक हैं और कितने खतरनाक हैं। कैंसर होता कैसे है? तो जो जेनेटिक परिवर्तन होते हैं जिनसे कैंसर होता है वो कई कारणों से हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला, कुछ ऐसी जीन्स जो हमको अपने माता पिता से विरासत में मिली हो या हमने जो उनसे इनहेरिट की हो, उन जीन्स की वजह से भी कैंसर हो सकता है। दूसरा, हमारे जीवन काल में जब हमारी कोशिकाएं जो हैं वो विभाजित होती हैं, पूरे जीवन काल में बहुत बार हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, तो इस विभाजन के समय कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। वो त्रुटियां इकट्ठी हो कर भी बाद में कैंसर का रूप ले सकती हैं। तीसरा, जो हमारे पर्यावरण में केमिकल्स होते हैं जिसके हम संपर्क में आते हैं, जैसे कि स्मोकिंग के टाइम पे तंबाकू में जो केमिकल्स होते हैं उनके संपर्क में आने से, या फिर सूर्य की किरणों में जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनके संपर्क में आने से भी कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। और चौथा ये भी होता है कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके अगर आप संपर्क में आ जाएं तो कुछ तरह के कैंसर डेवलप करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एचपीवी। ऐसे ही एक और वायरस होता है हेपेटाइटिस बी। तो इस तरह के वायरस के संपर्क में आने से कुछ तरह के कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि इन वायरसेस के खिलाफ टीकाकरण करवाया जाए ताकि हम सुरक्षित रहें।
कैंसर 100 से भी ज्यादा तरीके के होते हैं। इनमें से कुछ उदाहरण हैं ब्लड कैंसर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर। ये सब तरीके के कैंसर होते हैं और इनके अलावा भी बहुत कई और अन्य तरीके के कैंसर्स भी होते हैं। कैंसर के उपचार कई प्रकार के होते हैं। किसी कैंसर से पीड़ित मनुष्य को किस प्रकार की कैंसर के उपचार प्राप्त होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस मनुष्य को किस प्रकार का कैंसर है और उसका कैंसर किस स्टेज में है, यानी उसका कैंसर कितना उन्नत है। अब कुछ लोगों को सिर्फ एक ही तरीके का इलाज मिलता है, लेकिन अधिकांश लोगों को एक कॉम्बिनेशन मिलता है इलाज का, ताकि इस कैंसर की जो कोशिकाएं हैं इनसे अच्छी तरीके से लड़ा जा सके, ताकि मनुष्य के शरीर को सशक्त किया जाए कि उसका जो शरीर है या इम्यून सिस्टम है वो इस कैंसर के सेल्स को अच्छी तरीके से इनसे लड़ सके। तो अधिकांश लोगों को जैसे सर्जरी कीमोथेरेपी के साथ मिलती है या रेडिएशन थेरेपी के साथ भी मिलती है। बहुत से लोगों को इम्यूनोथेरेपी भी मिलती है, हार्मोनल थेरेपी भी मिलती है। तो इस प्रकार से कैंसर के कई सारे उपचार हैं। सबसे पहले देखते हैं सर्जरी। सर्जरी जब कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सर्जन आपके शरीर के कैंसर सेल्स को काट कर हटा देते हैं। किंतु सर्जरी के साइड इफेक्ट्स या सर्जरी के जोखिम भी होते हैं, जैसे कि दर्द होना सर्जरी के बाद, या फिर इन्फेक्शन होने का खतरा होना, या फिर कभी कभी ब्लीडिंग भी होना। ये सारे सर्जरी के साइड इफेक्ट्स हैं। अब देखते हैं कैंसर के इलाज के लिए विकिरण चिकित्सा या रेडिएशन थेरेपी का कैसे इस्तेमाल होता है। तो विकिरण चिकित्सा, जिसे रेडियोथेरेपी भी कहते हैं, ये कैंसर के इलाज का एक ऐसा तरीका है जिसमें कैंसर की कोशिकाओं को मारने के लिए या ट्यूमर की ग्रोथ को कम करने के लिए हम उच्च स्तर की रेडिएशंस का या विकिरण का प्रयोग करते हैं। होता यह है कि जब उच्च खुराक इन रेडिएशंस की कैंसर सेल्स पे पड़ती हैं तो ये रेडिएशंस जो हैं या विकिरण जो हैं ये कैंसर की कोशिकाओं को, इनके जो डीएनए होते हैं उनको डैमेज कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं, और इस प्रकार से ये कैंसर सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं। लेकिन ये तुरंत नहीं होता, इसमें समय लगता है, जैसे कि कुछ हफ्ते लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, इससे पहले कि ये जो डीएनए है इन कैंसर कोशिकाओं का के वो मर जाएं। तो एक बार जब ये डीएनए मर जाते हैं तो ये कैंसर सेल्स फिर बढ़ नहीं पाते और ये कैंसर सेल्स मर जाते हैं, और फिर हमारा शरीर जो है इन मरे हुए कैंसर सेल्स को नेचुरल तरीके से बाहर निकाल देता है। रेडिएशन थेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। रेडिएशन थेरेपी ना सिर्फ कैंसर सेल्स को तहस नहस करता है, उनके डीएनए को बर्बाद करता है, बल्कि कभी कभी जो हमारे शरीर के आसपास की जो हेल्दी कोशिकाएं हैं या जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी धीमा कर देता है, उनके भी ग्रोथ को धीमा कर देता है, जिसके हमारे शरीर पर कई प्रकार के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। कैंसर का उपचार करने के लिए कीमोथेरेपी भी एक तरीका है। अब कीमोथेरेपी, जिसे कीमो भी कहते हैं, ये क्या करता है कि इस प्रोसेस में दवाएं इस्तेमाल होती हैं, केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, ताकि कैंसर के जो सेल्स हैं या कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उनको मारा जा सके। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि ये केमिकल्स जो होते हैं वो मदद करते हैं कि इन कैंसर की कोशिकाओं के विकास को धीमा किया जाए या रोका जाए। तो इसलिए कीमोथेरेपी बहुत ही प्रभावशील एक उपचार का तरीका है कैंसर का। कीमोथेरेपी के शरीर पर दुष्प्रभाव भी होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी से न केवल तेजी से विभाजित होने वाले या बढ़ने वाले कैंसर कोशिकाएं मरती हैं, बल्कि कीमोथेरेपी स्वस्थ कोशिकाएं, ऐसी स्वस्थ कोशिकाएं जो तेजी से बढ़ती और विभाजित होती हैं, उन स्वस्थ कोशिकाओं को भी धीमा या मार देता है। जैसे कि आपके मुंह या आंतों को लाइन करने वाली सेल्स, या फिर ऐसे सेल्स जो आपके बालों को बढ़ने में मदद करते हैं। तो कीमोथेरेपी के कारण बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है कि मुंह में छाले पड़ जाना या फिर बालों का अत्यधिक झड़ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि कीमोथेरेपी के समाप्त होने के बाद अक्सर ये जो दुष्प्रभाव हैं ये बेहतर हो जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। कीमोथेरेपी से होने वाला सबसे आम दुष्प्रभाव है थकान। कैंसर के इलाज के लिए इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल भी होता है। इम्यूनोथेरेपी कैंसर के उपचार का एक ऐसा तरीका है जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाता है, ताकि ये कैंसर सेल से लड़ सके, ये कैंसर सेल्स को पहचान सके और इन कैंसर की कोशिकाओं से लड़ सके। इम्यूनोथेरेपी एक प्रकार की जैविक चिकित्सा है।
अब जैविक चिकित्सा जो होती है ये इस प्रकार की उपचार होती है जिसमें जीवित जीवों से बने पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इम्यूनोथेरेपी जो है वो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है ताकि वो इन कैंसर की कोशिकाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ सके, और ये इस्तेमाल करती है जैविक चिकित्सा का। इसका मतलब ये जीवित पदार्थों का इस्तेमाल करके हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। थकान, बुखार, ठंड लगना, चक्कर आना, शरीर में कमजोरी होना या फिर उच्च या निम्न ब्लड प्रेशर होना, ये सभी इम्यूनोथेरेपी के दुष्प्रभाव हैं। तो अब देखते हैं कि कैंसर के रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने शुरू में ही बात की कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं रोक सकते, जैसे कि जो हमारी उम्र की वजह से हो जाते हैं या जो हमारे शरीर में जो कोशिकाओं में जो जीन्स होते हैं उनकी वजह से होते हैं। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जिनको हम रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या अपनी जीवन शैली में किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को विकसित करके हम कुछ कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तंबाकू का उपयोग ना करें। तंबाकू का उपयोग करने से आप कैंसर की चपेट में आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तंबाकू या स्मोकिंग या जिसको हम धूम्रपान भी कहते हैं, इसको कई तरीके के कैंसर से रिलेट किया गया है, जैसे कि मुंह का कैंसर चबाने वाले तंबाकू से, गले का, फेफड़ों का कैंसर। तो यदि आप स्वयं तंबाकू ना भी लेते हैं लेकिन सेकेंड हैंड धुएं के संपर्क में भी आते हैं, जैसे कोई और स्मोक कर रहा है और आप उस धुएं के संपर्क में भी आते हैं, तो भी आपके फेफड़े के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका कैंसर से बच के रहने का है कि तंबाकू कम से कम प्रयोग करें, बल्कि तंबाकू का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें, तो आप कैंसर से बचे रहने में आपकी बहुत बड़ी सहायता होगी। दूसरा, पौष्टिक आहार लें। अपने खाने में खूब फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें और मोटापे से हर तरीके से बचें। यदि आप शराब पीना चुनते हैं तो केवल संयम में रहकर ही पिएं। कई प्रकार के कैंसर्स जैसे कि स्तन के कैंसर, लंग और किडनी के कैंसर, ये शराब पीने से रिसर्च में पाया गया है कि इस तरह के कैंसर शराब पीने से इनके होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि शराब हम संयम में रहकर ही पिएं। और ये कैंसर्स होने के चांसेस इस पे भी डिपेंड करते हैं, इस बात पे भी निर्भर करते हैं कि हमारी जीवन शैली में कितना शराब जो है वो हम पीते हैं और कितने लंबे समय से हमारी जीवन शैली में शराब जो है वो इंक्लूडेड है। तो इन सारी बातों पे निर्भर करता है इन कैंसर्स के रोकथाम को हम कितने हद तक हम रोक सकते हैं। सूर्य की किरणों से खुद को बचाए रखना भी जरूरी है। त्वचा का कैंसर या स्किन कैंसर एक बहुत कॉमन तरीके का कैंसर है जो लोगों में पाया जाता है, और ये एक ऐसा कैंसर है जिससे बचा भी जा सकता है। तो क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम स्किन कैंसर होने से रोक सकते हैं? सबसे पहले, हम जब बाहर निकले सूर्य की किरणों से खुद को बचा के रखना जरूरी है। तो इसके लिए कम से कम 30 SPF वाला सनस्क्रीन लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये भी कि जो हमारे शरीर के एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो उनको ढक के रखा जाए ताकि सूर्य की तीखी किरणें जो है वो हमारे शरीर पर, हमारी त्वचा पर डायरेक्टली ना पड़े। तो क्योंकि सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो कैंसर, स्किन की कैंसर होने के चांसेस को बहुत हद तक बढ़ा देता है। वायरसेस के संक्रमण से खुद को बचाकर रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि कुछ ऐसे वायरस हैं जो कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो जैसे कि एक वायरस है हेपेटाइटिस बी का वायरस, तो ये जो है वो आपके लिवर कैंसर के होने के चांसेस को बहुत हद तक बढ़ा देता है। एक और वायरस है जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या HPV, जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, और ये जो है वो आपके जननांग में होने वाले वायरस के चांसेस को बढ़ा देता है। साथ ही साथ सिर और गर्दन में होने वाले स्क्वैमस सेल कैंसर के भी चांसेस को बढ़ा देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन वायरसेस के खिलाफ हम टीकाकरण करवाएं ताकि हम इन वायरसेस से सुरक्षित रख सके खुद को। नियमित चिकित्सा जांच अवश्य करवाएं। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जैसे त्वचा का कैंसर, कोलोन का कैंसर, ब्रेस्ट या स्तन का कैंसर या फिर गर्भाशय का कैंसर, जो यदि हम स्व स्क्रीनिंग यानी खुद से सेल्फ स्क्रीन करें या फिर अपने डॉक्टर के पास जाके स्क्रीनिंग करवाएं, तो इन कैंसर्स के पता चलने के जो चांसेस हैं वो जल्दी पता चलने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। अब होता ये है कि अगर आपके कैंसर जल्दी
पकड़ में आ जाए तो उसके उपचार के सफल होने के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्व स्क्रीनिंग या फिर सेल्फ स्क्रीनिंग करें, या फिर अपने डॉक्टर से कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में ज़रूर पूछें और एक शेड्यूल फिक्स करें कि कब आप ऐसे कैंसर जिनसे बचा जा सकता है, इनके लिए स्क्रीनिंग, रेगुलर हेल्थ चेकअप, रेगुलर स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के द्वारा कैंसर के बारे में और अधिक जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आप आगे किन विषयों के बारे में हमसे सुनना चाहेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाना ज़रूर याद रखें ताकि आगे हम जो भी इस तरह के रोचक वीडियोस डालें हेल्थ केयर से या चिकित्सा जगत से रिलेटेड, तो आपको पता चल जाए और आप उन वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।